5 के फंडे में विनिंग सीरीज 11। नंबर 1 क्वेश्चन, डॉलराइजेशन कनोट्स, डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है? 1. इंस्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। 2. डॉलर assumes लीगल टेंडर स्टेटस। 3. पेगिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विथ डॉलर, यानी वही डोमेस्टिक करेंसी जो है उसकी इंस्टेबिलिटी आना यानी डॉलराइजेशन। दूसरा है कि डॉलर ही लीगल टेंडर स्टेटस हो जाता है, यानी उस देश की करेंसी हो जाता है। तीसरा, पेगिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद डॉलर, डॉलर के साथ डोमेस्टिक करेंसी अटैच कर दी जाती है। आंसर इज बी 1 and 2। इंस्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में इंस्टेबिलिटी आना। दूसरा है डॉलर एज्यूम्स एज अ लीगल टेंडर, डॉलर जो है लीगल टेंडर एज्यूम कर लेता है ना। क्या है देख लेते थोड़ा सा। देखो कैसा होता है कि व्हेन द यूएस डॉलर इज यूज्ड इन एडिशन टू और इंस्टीड ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी की जगह ऑफ अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एज अ डॉलराइजेशन। इज एन एग्जांपल ऑफ करेंसी सब्स्टिट्यूशन। यूजुअली कब होता है कि जब करेंसी जो होती है डोमेस्टिक करेंसी उसकी यूजफुलनेस खत्म हो जाती है, यानी डोमेस्टिक करेंसी में इनस्टेबिलिटी आ जाती है या क्राइसिस आ जाता है। तो इसी वजह से डोमेस्टिक करेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई काम नहीं कर पाता है ना। और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन या इनस्टेबिलिटी, इसके वजह से होता है। तो कभी भी एक डोमेस्टिक करेंसी में यदि इंस्टेबिलिटी आ गई तो ऑब्वियसली हम जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है डॉलर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। सो ऑब्वियसली डॉलराइजेशन बोले तो भाई इंस्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ये रिफ्लेक्ट करता है। डॉलर जो है यहाँ पे मोड ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी मोड ऑफ एक्सचेंज इन द सेंस इट गिव्स लाइक लीगल टेंडर स्टेटस, है ना, लीगल टेंडर का स्टेटस इसको मिल जाता है। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि क्रिप्टोज जो है, अभी देखो वर्चुअल करेंसी जो है, क्रिप्टोज कैन लीड टू डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। आरबीआई के ऑफिशियल्स कहते हैं कि भाई पार्ट ऑफ इकोनॉमी इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिप्टो करेंसी एंड डिस्टर्ब बाय द क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी इतना फ्लक्चुएट होती रहती है, उसके वजह से इंडिया के सॉवरेन इंटरेस्ट जो है वो खतरे में आ गए हैं। तो ऑब्वियसली इसके वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चैलेंज हो गया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रही तो ऑब्वियसली विल largely depend on the dollars and therefore it might be a very dangerous scenario। ये dangerous scenario हो सकता है और इसी वजह से आरबीआई जो वर्क करना चाहता है मॉनिटरी कंट्रोल, मॉनिटर रेगुलेशंस, है ना, वो नहीं कर पा रहा है and therefore it seems to be a dollarization। Then second question, marginal cost of funds based lending rate MCLR। 1. मिनिमम लेंडिंग रेट, न्यूनतम जो है ब्याज दर होता है। सेकंड, इंटरनल रेफरेंस रेट ऑफ बैंक, बैंक का अपना अंतर्गत जो है इंटरनल रेफरेंस रेट होता है। थर्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय रेपो रेट, रेपो रेट से ये इन्फ्लुएंस्ड होता है ना, ध्यान में रखो। पहला है न्यूनतम, मिनिमम लेंडिंग रेट, न्यूनतम ब्याज दर। सेकंड, इंटरनल रेफरेंस रेट, अंतर्गत है बैंक का, और रेपो रेट से ये काफी कुछ इसके ऊपर असर गिरता है। आंसर क्लिक करता हूं दोस्तों। आंसर इज डी, 1, 2 and 3 ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखो। कभी कभी ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन रहता है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है कोई डिफाइनिंग फैक्टर से तो ये आसानी से आ सकता है। सो व्हेन इट इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई ऑन द 1 अप्रैल 2016, रिप्लेसिंग बेस रेट, पहले बेस रेट चलता था उसको रिप्लेस कर दिया है। ये किस चीज के लिए है? जस्ट टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट और लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक दोस्तों हमें जो लोन देते हैं, होम लोन या फिर पर्सनल लोन, जो भी लोन देते हैं वो लोन का रेट जो है फिक्स करने के लिए ये MCLR यूज किया जाता है। न्यूज में ऐसे है दोस्तों कि SBI ने कॉन्सिक्वेंट हाइक कर दी है MCLR में, है ना, 10 बेसिस पॉइंट
इससे बढ़ा दिया है 15 मई 2022। रीजन बिहाइंड इट, सीधा सीधा इट्स जैक अप द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स टू 4.4%, यानी रेपो के साथ अटैच है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की, इन्होंने रेपो रेट बढ़ाया, तो इसी वजह से एमसीएलआर भी बढ़ा है। सिर्फ एसबीआई का नहीं, बाकी भी बैंक धीरे धीरे बढ़ा रही है ना। अभी पहली बार कब बढ़ाया था, बहुत ही आराम से, यानी पिछले 3 साल में ये बढ़ा नहीं था। अप्रैल 2022 में एसबीआई ने पहली बार ये बढ़ाया था। थर्ड क्वेश्चन, बर्निंग कॉस्ट रेशियो कॉन्सेप्ट इज रिसेंटली न्यूज, है ना, रिसेंटली न्यूज में है बर्निंग कॉस्ट रेशियो। दिस कॉन्सेप्ट डील्स विथ विच फील्ड, ये कॉन्सेप्ट भाई कौन से फील्ड से रिलेटेड है? बर्निंग कॉस्ट रेशियो, A. Insurance, B. Disaster management, C. Satellite launch and D. Diabetes diagnosis। किससे रिलेटेड है भाई, है ना? बर्निंग कॉस्ट रेशियो, इंश्योरेंस है या डिसास्टर यानी आपदा जो होती है, सैटेलाइट लॉन्च जो है उससे होती है, या डायबिटीज जो है उसका डायग्नोसिस इससे रिलेटेड है। आंसर क्लिक कर रहा हूं दोस्तों। आंसर इज ए, इंश्योरेंस ये फील्ड से ये रिलेटेड है। बर्निंग कॉस्ट रेशियो क्या होता है देख लेते हैं। बर्निंग कॉस्ट रेशियो इज अ काइंड ऑफ ब्रेक इवन कॉस्ट वेयर द हायर क्लेम्स इन द portfolio will automatically lead to higher premiums to be collected in the subsequent year। यानी बर्न हो जाता भाई, आपका प्रीमियम जो है जल जाता है ना, प्रीमियम जो है अगले साल बढ़ जाता है, तो ये ब्रेक इवन कॉस्ट निकाला जाता है। ये ब्रेक इवन कॉस्ट इज नथिंग बट द बर्निंग कॉस्ट रेशियो। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि इरडा ने बर्निंग कॉस्ट रेशियो का प्रीमियम जो है वो कम करने का सलाह दे दिया है, जबकि पहले इरडा ने बर्निंग कॉस्ट रेशियो बढ़ाया था, है ना। cannot be quoted by the general insurance as a mandated minimum rate to charge the premium to customers, है ना। ये बोल दिया है इरडा ने कि कोई जरूरत नहीं भाई, और ऑब्वियसली इसके वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कम हो गया। लेकिन अब ये क्यों बढ़ाया था भाई इरडा ने? इरडा ने इसलिए बढ़ाया था कि इसके वजह से जो प्रीमियम कम करने का जो सिलसिला है, जो वार होता है अपने इंश्योरेंस कंपनी में, वो ना हो करके, है ना। अभी वही क्वेश्चन आ गया फिर से कि भाई ये प्राइजेस कम हो जाएंगे तो कटथ्रोट कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है, या फिर उसके वजह से अंडरराइटिंग लॉसेस जो है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, एसेट ऑफ बैंक्स। 1. कैश, 2. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 3. लोन लॉस रिजर्व, है ना। एक तो पूंजी होती है, कैश एक्चुअली हार्ड करेंसी होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज यदि हो वो, या लोन लॉस रिजर्व एक रिजर्व बनाया जाता है जिसमें लोन लॉस के बारे में कैलकुलेशन होता है। इसे 3 दिए है एसेट ऑफ द बैंक। एकदम से प्लेन क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम से प्लेन। ओके, तो कौन सा हो सकता है? क्लिक कर रहा हूं मैं, आपने भी क्लिक किया होगा, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं। बी, 1 and 2 only, 1 and 2 only, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस आर द एसेट्स ऑफ द बैंक। लोन लॉस रिजर्व जो है ये भाई दोस्तों लायबिलिटी है ना, ये ध्यान में आया क्या? दिस द लायबिलिटी, नॉट एसेट ऑफ द बैंक। और कुछ एसेट्स हो सकता है क्या, देख लेते हैं। सी द फिजिकल एसेट्स, लैंड बिल्डिंग ये हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स हो सकता है, इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स है जैसे मॉर्गेज है, एलओसी है, इंटरबैंक लोन्स है, ये भी एसेट। एसेट इन द सेंस जिससे कुछ कमाया जा सकता है भाई, वो एसेट हो सकता है, जिसको गमाया जा सकता है वो एसेट नहीं हो सकता है, दैट इज अ लायबिलिटी। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ऐसा इन जनरल यूपीएससी में पूछा जाता है और गूगली हो जाती है हमारी। क्यों न्यूज में देख लेते हैं। सी द सिनेरियो, आरबीआई टू रिव्यू द एसेट क्वालिटी ऑफ द पीएसबी। बड़ा छोटा सा है, ऐसा कुछ खास ये नहीं थी न्यूज। न्यूज ऐसी थी कि रिजर्व बैंक ने अभी रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो उसके वजह से अभी भाई बैंक एग्जैक्टली क्या करेगी, क्या क्या उनके फैसिलिटेशन एलिमेंट्स क्या है, उनका डेवलपमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है, इसके लिए हमारे आरबीआई के गवर्नर जो है
शक्तिकांत दास सर, ये इन्होंने 17 मई को सभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनके चिप्स के साथ मीटिंग कर ली और सभी एरियाज टटोर रहे थे, यानी कलेक्शन एफिशिएंसी है, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसर मैकेनिज्म है, डिजिटल बैंकिंग है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ एसेट क्वालिटी जो है, ये एसेट क्वालिटी वो चेक कर रहे थे और इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया। एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बैंक डूब सकती है ना। PSBs reported over 51% dip in the amount involved in the fraud। अब देखो भाई ये NPA जो है काफी कम हो रहा है और इसकी वजह से एक पोजीशन अच्छी हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इंडियन एक्सपोर्ट unlikely getting benefit despite of depreciation of rupee against the dollar। डॉलर के अगेंस्ट में हमारा रुपी जो है वो गिर गया है, उसके बावजूद भी इंडिया का एक्सपोर्ट को बेनिफिट क्यों नहीं हुआ भाई, है ना। विच वेयर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, कौन से कारण हो सकते हैं। 1, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कंटेनर, है ना, सारे दुनिया में एक सप्लाई चेन और कंटेनर का शॉर्टेज आ गया, जबरदस्त शॉर्टेज आ गया। सेकंड, सेकुलर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर अगेंस्ट द मोस्ट करेंसीज, दुनिया की बहुत सारी जो करेंसी है उसके अगेंस्ट में डॉलर ये जो है स्ट्रांग होता जा रहा है, इन जनरल होते जा रहा है, सेकुलर है इन जनरल हो जा रहा है। थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट बाय द मोस्ट यूरोपियन नेशंस, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस जो है उन्होंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर बहुत ज्यादा ये जो है इंपॉर्टेंस दे दिया है। तो विच आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, क्लिक कर लो दोस्तों। ओके चलो देख लेते हैं। ए, 1 and 2 ओनली, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड कंटेनर्स, और सेकुलर स्ट्रेंथनिंग, यानी कोई डेलिबरेट नहीं हो रहा है, सेकुलर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर अगेंस्ट द मोस्ट करेंसीज, ये नहीं हो सकता भाई लॉजिकली, ठीक है। न्यूज में इसलिए दोस्तों सी द सिनेरियो, है ना, क्या देख रहे हैं, लॉजिस्टिक और हैंग रुपी फॉल अनलाइकली टू बूस्ट द एक्सपोर्ट। इन जनरल जब भी डिप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी में तो ऑब्वियसली वो बंदा जो है यानी जो कंट्री है उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता भाई, क्योंकि वर्ल्ड के लेवल पर उसका जो प्राइजेस है वो सस्ती हो जाती है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वेरियस फैक्टर्स डिटर द एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज, यानी ये माना जा रहा था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन आ गया है। क्यों, तो कुछ रीजंस हमने देखे इसके पहले, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हमने देखे कि भाई सेकुलर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर ये हो रहा है सभी करेंसी के साथ, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, इंडियन रुपीस के साथ नहीं, ये हमने देखा। और दुनिया के लेवल पर जो है प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल लेवल पर जो है सप्लाई चेन्स, वो जबरदस्त इश्यू आ गया कंटेनर का वगैरह ड्यू टू द प्रॉब्लम्स इन द चाइना, है ना, कंटेनर का शॉर्टेज आ गया है। अब जो है हाई कमोडिटी प्राइजेस ड्यू टू द राइजिंग प्राइस ऑफ द इनपुट ड्यू टू द इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन आ गया तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई भाई, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस तो नहीं रहा क्योंकि हमारी चीजें भी महंगी हो गई। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटर, ये जो है वो बताएं। इंपोर्ट लार्जली अफेक्टेड, इंपोर्ट जो होता है वो क्यों असर गिर गया है वो देख लेते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी से हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया, अब इंपोर्ट बेस्ड जो एक्सपोर्ट हो गया वो भी महंगा हो गया भाई। ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द कोल बेस, अब इंपोर्ट हमारा बढ़ने का दूसरा भी रीजन है कि कोल जो है वो उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, और क्यों, तो भाई हमारे पास कोल नहीं है, और प्राइजेज जो इंटरनेशनल लेवल के वो भी काफी बढ़ गए, तो उसके वजह से इंपोर्ट भी काफी कुछ असरदार हो गया है। ऑयल प्राइजेस तो बढ़ रहे भाई, इंपोर्ट हमारा 70 to 80% जो है ऑयल हो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर भी असर गिर रहा है। पाम ऑयल भी हम ये करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसके वजह से भी एक थोड़ा सा असर गिर रहा है, और इसी वजह से हमारा ट्रेड डिफिसिट है एकदम से बढ़ गया है $192.4 billion in the first quarter।